Good evening to all the people who are present here. Then I would like to thank my parents and my teachers who supported me and guided me throughout these 2 years. And uh, I would also like to thank my friends. We all had a nice group. हम लोग बहुत पढ़ाई के बारे में भी डिस्कस करते थे और बाकी चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करते थे। तो सभी का आईआईटीज़ में तो हो ही गया है। और बहुत मतलब अच्छा एनवायरनमेंट रहता था। हम लोग के बीच में भी नेक टू नेक कंपटीशन रहता था। तो अ, जो पहली चीज़ मैं कहना चाहूँगा वो रहेगी कि बच्चा 10th से 11th में आता है तो बहुत चीज़ें चेंज हो जाती हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसको एकदम से बर्डन लगने लगता है, बहुत कोर्स ज़्यादा लगने लगता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि 10th तक एक हैबिट होती है बच्चे की कि वो आखिरी दिन पढ़ेगा या मतलब 2 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के लिए तो तब पढ़ना चालू करेगा। जेई में ऐसा नहीं होता। जेई रिक्वायर्स कि आप कॉन्स्टेंटली पढ़ते रहो, आप कंटिन्यूसली पढ़ते रहो, हर रोज़ कुछ ना कुछ तो पढ़ो, मतलब एटलीस्ट 5 घंटे ही पढ़ो, या किसी दिन कम हो जाता है तो फिर भी, लेकिन रोज़ पढ़ना मतलब अच्छा ही रहता है जेई के लिए। और वो ऐसा नहीं होता कि एक दिन पहले पढ़ के अगर निकाला जा सकता है। और बच्चा जब 11th में आता है उसको बहुत मिसकंसेप्शंस रहते हैं जेई के बारे में कि नहीं नहीं बहुत मुश्किल होता है और सिर्फ बहुत जो इंटेलिजेंट लोग रहते हैं वो लोग ही निकाल पाते हैं या जो दिन भर पढ़ते रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मतलब मैं खुद ही एक एवरेज स्टूडेंट था 10th तक। मैंने कई एग्ज़ाम्स दिए, कोई भी क्वालिफाई नहीं कर पाया। जैसे एनटीएससी था, या 11th में केवीपीवाई दिया तो उसमें भी कोई बहुत अच्छा कुछ किया नहीं, केवीपीवाई भी नहीं निकाल पाया। पर 10th मतलब जैसे मैं 11th में आया था तो जो टेस्ट होता है रेडियंस का इंटरेस्ट, उसमें भी कुछ खास किया नहीं था मैंने। और रैंक भी थोड़ी पीछे ही आई थी मेरी। और 11th में जो शुरुआत में वीकली टेस्ट होते थे उसमें भी कुछ खास परफॉर्मेंस अच्छी रही नहीं, कंसिस्टेंसी भी नहीं रहती थी मेरे में। एक में कभी फर्स्ट आ रहा हूँ तो एक में 10th, एक में 15, तो वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती थी। शुरुआत में कुछ कुछ समझ में भी नहीं आता था, मतलब मैथ्स फिज़िक्स ऊपर से जाता था। तो मतलब काफ़ी प्रॉब्लम होती थी शुरुआत में। फिर धीरे धीरे करके वो सब इम्प्रूव होने लगता है, प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे करके बाद में बनने लगते हैं। और फिर मतलब जैसे 11th से 12th में आया तो काफ़ी रैंक इंक्रीज़ हुई, प्लस कंसिस्टेंसी आने लगी थी। जैसे 12th में टॉप 5 से नीचे नहीं आता था, या मेनली फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ही रहता था। तो वो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। जैसे अब रेडियंस की टेस्ट सीरीज़ में भी काफ़ी मतलब अच्छा ही था, मेरा टॉप 5 में ही रहता था। जो टेस्ट देना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, सबको अपने आप को मतलब टेस्ट करना चाहिए। या मतलब रेडियंस की जो टेस्ट सीरीज़ है वो तो हर टेस्ट देना चाहिए उसमें, और सीरियसली देना चाहिए मतलब टेस्ट। और कई लोग लाइटली लेते हैं या कई लोग टेस्ट स्किप कर जाते हैं, देते नहीं हैं। तो वो तो मतलब देना ही चाहिए आप लोग को टेस्ट। और फिर कई लोग पूछते हैं मुझसे कि आपने निकाला जेई तो आपको कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे क्या? क्या दिन भर पढ़ते ही रहते थे, डिस्ट्रैक्शन नहीं थे कुछ? तो ऐसा नहीं है, डिस्ट्रैक्शन सबको ही रहते हैं, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यू शुड बी फोकस्ड टूवर्ड्स योर गोल। एंड थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शन बीच में आते रहते हैं, बट ठीक है, 2 साल की तो बात है, फिर उसके बाद तो जो करना है कर ही सकते हैं। देन पूरा दिन पढ़ना ज़रूरी नहीं होता। मैं जैसे पूरा दिन तो पढ़ता ही नहीं था, जैसे अभी मिश्रा सर ने भी कहा था कि क्रिकेट खेलता था तो वो काफ़ी रिफ़्रेशिंग रहता था। एक आध 2 घंटे या जितना भी टाइम मिलता है उतना क्रिकेट खेल लेता था मैं। और जैसे म्यूज़िक है, कभी फ्री टाइम में म्यूज़िक सुन लेता था, मैं गिटार बजा लेता था, या थोड़ा बहुत ऐसे ही टाइम पास कर ही लेता था। हाँ, एफ बी साल तो अभी जो है, फेसबुक पे अकाउंट बनाया मैंने, ये सब 2 साल तो ये सब नहीं है, फेसबुक व्हाट्सएप। देन स्टडी आवर्स के बारे में बहुत लोग पूछते हैं, भैया कितने घंटे पढ़ते थे? तो वो भी हर किसी का अलग अलग होता है। कोई एक बंदा होता है वो जो चीज़ 2 आवर्स में पढ़ सकता है, एक कोई है तो वो 4 घंटे में पढ़ पाता है बेचारा। तो वो हर किसी के अपना अपना रहता है, पर्सनल रहता है वो सब। पर फिर भी एटलीस्ट मिनिमम 5-6 घंटे या 8 घंटे तो पढ़ना चाहिए, और रेगुलरली पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन 14 घंटे पढ़ रहे हैं, अगले दिन कुछ नहीं पढ़ा। तो वो एक रहना चाहिए कि हाँ रोज़ पढ़ना है, रोज़ पढ़ना ही है फिर। और मेरा फिक्स टाइम टेबल कुछ नहीं रहता था कभी भी। जब पढ़ने का मन कर रहा है तब पढ़ लिया, जब नहीं मन कर रहा है तब थोड़ा
कुछ टाइम पास कर लिया, मतलब ऐसा कुछ नहीं रहता था फिक्स टाइम टेबल की 4 से 9 पढ़ना ही है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं रहता था। देन फिर दो चीज़ें होती हैं, एक हार्ड वर्क और एक स्मार्ट वर्क। मतलब हार्ड वर्क तो बहुत लोग करते हैं लेकिन एम नहीं रहता, वो सही डायरेक्शन में नहीं रहता। मतलब कुछ भी पढ़ते हैं कई लोग, जो चाहिए पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ते। तो हार्ड वर्क तो उन लोग करते हैं बट फिर भी उनको सक्सेस नहीं मिल पाती, तो वो उसका कारण यही रहता है कि उनका सही डायरेक्शन में एम नहीं था वो हार्ड वर्क। तो वो डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंट रहता है, प्लस आपका हार्ड वर्क कितना करते हो आप, वो भी इम्पोर्टेंट रहता है। फिर सबसे मुश्किल जो मतलब सबसे मुश्किल तो नहीं कहूँगा लेकिन काफ़ी डिफ़िकल्ट और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फेज़ भी आता है आपका, मतलब 12th में जनवरी फेब मार्च ये सब में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि घर वाले आपको बोलते हैं बोर्ड्स के लिए भी पढ़ लो, फिर आपको जेई के लिए तो पढ़ना ही पड़ता है, और मतलब बोर्ड्स के लिए भी काफ़ी प्रेशर आ जाता है कि बोर्ड्स है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ज़्यादा नहीं करना पड़ता बोर्ड्स के लिए। मतलब प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स करते थे उससे काफ़ी, मतलब मैंने तो बहुत ही कम पढ़ा था बोर्ड्स के लिए, जनवरी फरवरी में ही जो कुछ किया था। और वही मतलब प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स करते थे, 90% 95% पेपर तो उसमें ही आता था, उससे ही आ जाता था मतलब। तो बहुत इट्स नॉट अ बिग टास्क, वो आराम से की जा सकती है बोर्ड्स के लिए। देन बहुत लोग पूछते हैं बुक्स के बारे में कि बुक्स कौन सी रेफ़र करते थे, या मतलब कौन सी बुक से प्रैक्टिस करते थे, सर जो बोलते थे वही करते थे कि नहीं और भी कोई बुक्स करते थे। तो ऐसा नहीं है, मतलब सर जो बोलते हैं वो तो सुनना ही चाहिए मेरे ख्याल से। जैसे मैथ्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है रिपीटेशन, आप कितना करते हो। तो वही मतलब फ्रीक्वेंट रिपीटेशन होना चाहिए उसके लिए। और क्या बोलते हैं, जैसे सर बोलते हैं पैकेज और क्लास नोट्स पर ही मेन ध्यान होना चाहिए, तो वो मैं काफ़ी रिपीट करता था, वो पैकेज और क्लास नोट्स कम से कम मतलब 3-4 बार, या ये सब तो रिपीट करना ही पड़ता है पैकेज। और उसके बाद अगर आपके पास फिर भी समय बचता है तो काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, जैसे ये दास गुप्ता टाइप की बुक्स हैं, या पहले तो जैसे 11th में बेसिक्स बनाने के लिए तो थोड़ी ईजियर बुक्स लेना चाहिए, जैसे एस एल लोनी हो गई, वो कोऑर्डिनेट और ट्रिग्नोमेट्री के लिए, वो सब रेफ़र करना चाहिए, मतलब ईजियर बुक्स थोड़ी। फिर धीरे धीरे आप शिफ्ट कर सकते हो थोड़ी एडवांस लेवल बुक्स पे। फिर 12th में जैसे कैलकुलस होता है तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आपका बेस स्ट्रांग हो, तो उसके लिए एक बुक आती है विकास राही नाम की, वही मतलब अच्छी है। और देन फिज़िक्स में तो मैं काफ़ी सारी बुक्स करता था। फिज़िक्स में जैसे एच सी वर्मा हो गई, डी सी पांडे, फिर उसके बाद आर पी एम भी करता था, फिर डी सी पांडे की एक और आती थी ऑब्जेक्टिव वाली, वो भी करता था। तो फिज़िक्स में तो मैंने काफ़ी कुछ किया था। केमिस्ट्री में उतना शायद प्रैक्टिस नहीं करता था। ऑर्गेनिक मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो ऑर्गेनिक मैंने बहुत प्रैक्टिस किया था। हिमांशु पांडे नाम की एक बुक आती है, उसके क्वेश्चंस करने के लिए वो सर बोलते थे, तो वो भी करा था। थ्योरी बाकी एक पीटर साइक्स नाम की बुक आती है, वो भी अच्छी बुक है थ्योरी के लिए और सारे मैकेनिज़म्स। तो ऑर्गेनिक में तो उतना नहीं पड़ता, मतलब मैंने अच्छे से कर लिया था ऑर्गेनिक, मतलब मैकेनिज्म से एक बार समझ जाए तो काफ़ी इजी पड़ता है ऑर्गेनिक। शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है उसमें 11th के आखिरी टाइम पे, पर धीरे धीरे वो होता जाता है। फिर इन ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी बहुत अच्छी है, एनसीईआरटी तो मतलब मस्ट है, वो करना ही पड़ता है। और आगे के लिए फिर जेडी ली और क्लास नोट्स वगैरह तो रहते ही हैं। एंड फिर लोग बाग पूछते हैं बहुत कि पेपर में अटेम्प्ट कितने क्वेश्चंस करते थे आप, मतलब क्या सारे अटेम्प्ट कर देते थे, नहीं थोड़े अटेम्प्ट करते थे, 50% अटेम्प्ट करते थे। तो वो भी सबका अपना अपना रहता है। जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मैं थोड़े नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट ज़्यादा ही रखता था, तो आखिरी में बेनिफिशियल रहा शायद सब। और बहुत लोग पूछते हैं स्टडी टाइम के बारे में, दिन में पढ़ें कि रात में पढ़ें। तो मैं पर्सनली रात में पढ़ता था, क्योंकि डिस्टरबेंस काफ़ी कम रहता था, मतलब कोई आपको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं, आप सुकून से पढ़ सकते हैं जितना पढ़ना है आपको। और मतलब एक बहुत अच्छा बैलेंस होना चाहिए कि प्रॉब्लम्स रिपीट भी करने चाहिए, प्लस आपको नए तरह के प्रॉब्लम्स भी करने चाहिए, तो उन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाना पड़ता है। रिपीटेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है अपनी जगह, और न्यू प्रॉब्लम्स करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है अपनी जगह। तो दोनों इम्पोर्टेंट हैं, उन दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। और वन अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ थ्योरी को बहुत अच्छे से करना चाहिए। मतलब जेई इज़ एन एग्ज़ाम विच टेस्ट योर
कॉन्सेप्ट आपको कितने क्लियर हैं, मतलब बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं, ऐसा नहीं होता कि बहुत तरह के क्वेश्चंस रटते जाओ, मतलब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और फिर लास्टली ये बोलना चाहूँगा कि बहुत कठिन नहीं होता पेपर, आप लोग हर कोई कर सकते हैं, अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं भी कोई मतलब बहुत मेरा आईक्यू भी ऐसा नहीं था कि बहुत मतलब बहुत इंटेलिजेंट नहीं था मैं टेंथ तक। फिर मतलब वो हार्ड वर्क ही सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब कठिन तो कुछ भी नहीं होता, जेई निकालना तो काफ़ी मतलब आसान है, अगर आप 2 साल आपको अपने आप को फोकस रखें कि मेरे को जेई निकालना है और ऐसा वैसा। तो और लास्ट थिंग ये होती है कि आपको अपने आप पे फेथ होना चाहिए, यू हैव टू कीप योर फेथ ऑन योर सेल्फ एज वेल एज ऑन योर टीचर्स, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड नाउ आई वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू।